मंगलवार, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ड्यून फैमिली के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वेस्टर्न साम्राज्य में 7वें नंबर पर था हिडन एम्परर। लेकिन आर्डन ड्यूक की जो छोटी सी फैमिली थी, उस छोटे से राष्ट्र में उनका सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि वो सबसे बड़े स्वॉर्डमैन थे। ड्यूक फैमिली अपने इस घर में नहीं रहती थी, क्योंकि यहाँ पर अपना घर होते हुए भी वो यहाँ से बाहर रहते थे, अपने पैलेस से। ताकि आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि ड्रैगन ने उनके ऊपर हमेशा हमला करते रहते थे। लेकिन ड्यूक फैमिली ने अपना घर छोड़ दिया और कि यहाँ पर रहने लगे इस छोटे से घर में। और ये सब एथन की सिस्टर उसको बता रही थी। गाइस, मैं बता दूं, ये लड़की एथन की सिस्टर है, ना कि लवर। एथन जोर से चिल्ला उठता है और कहता है, क्या तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ पर तुम लोग 10 साल से हो? एथन की सिस्टर कहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ से 10 साल से हैं, और अपने सर झुका कर हाँ में जवाब देती है। एथन अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। पास्ट में मैंने कुछ अलग देखा था, अब कुछ अलग हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं मर गया हूँ उस बार ड्रैगन के साथ लड़ाई करते करते, लेकिन जब मेरी होश आई तब मैंने देखा कि मैं इस बॉडी में हूँ और मैं अपने यंग एज में पहुँच गया हूँ। फिर उसे पता चलता कि आर्डन की पूरी फैमिली को मार दिया गया, जिससे वो शॉक हो जाता है। एथन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि ये सब हो क्या रहा है। जिसे सुनने के बाद एथन कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली ने तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, इतना ज़्यादा कौन करता है फैमिली के लिए। उन्हें अपनी जान तक लुटा दी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा कौन करता है? और ये सब हो क्या रहा है? पिछली बार की तरह कुछ नहीं हो रहा। मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं। एथन कहता है कि तुम लोग जब यहाँ से घर से छोड़ के आ गए, तुम्हारी फैमिली को क्या उन लोगों ने आधा हिस्सा तक नहीं दिया, या फिर थोड़ा सा प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी दे देते? तुम लोग आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। उन लोगों ने तुमको बस घर से बेदखल कर दिया। यहाँ पर बात हो रही है उनके रिश्तेदारों की, जो कि ड्रैगन के हमले के बाद उन लोगों ने सारा प्रॉपर्टी हड़प लिया और एथन की फैमिली की, यानी कि ड्यूक की फैमिली को बाहर निकाल दिया। सिस्टर कहती है एथन से कि हमें हमारे सेक्रीफाइस का इनाम मिल गया है, हमें एक घर मिला है जहाँ पर हम आराम से यहाँ पर रह सकते, कम से कम हमारे सर के ऊपर एक छत तो है रहने के लिए। सिस्टर बताती है कि किंग जेमूद ने अपने फैमिली के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। उन्होंने अपनी जान तक दे दिया, अपने सारे प्रॉपर्टी तक दे दिया हम लोगों को बचाने के लिए। और हम लोग यहाँ पर बस इस घर में बैठे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बस इतना ही सब कुछ मिल सकता है। बाकी बात हमारे जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ऐसा सोचता है कि मेरे पहले वाले लाइफ में तो किंग जेमूद का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन ये अब कहाँ से आ गया। किंग जेमूद ने इम्यूनिटी फैमिली को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ये फैमिली था जो आम इंसानों को रक्षा करने के लिए काम आता था। एथन की सिस्टर कहती है कि पिछले 3 जनरेशन से यह चलती आ रही है, ऐसे करके सिवाय तुम्हारे। एथन सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, बिना बात के सजा दी जा रही है। जहाँ के लोग यहाँ पर कोई क्राइम नहीं करते, तो यहाँ पर क्राइम ना करना एक गुनाह है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी को मार भी देता हूँ जान से, तो मुझे माफ कर दिया जाएगा, मेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। एथन पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है? एथन की सिस्टर और भी बताती है कि यहाँ की फैमिली रिवार्ड के तौर पर ज्वेलरी और जितने सारे गोल्ड है वो अपने पास ही रख लेती है, किसी की नहीं देती। यहाँ का फैमिली थोड़ा सा अलग है। जिसे सुनने के बाद एथन कहता है, क्या फैमिली? मैंने सोचा कि हमारा फैमिली होम है। सिस्टर बताती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी फैमिली अलग जगह पर रहती है, वो यहाँ पर आती तक नहीं है, वो हंटिंग लॉज में रहती है, क्योंकि फिलहाल उनके पास अभी बहुत सारे पैसे हैं और वो अभी शान की जिंदगी जी रही है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने लिए एक अलग सा रूल बना रखा है। जिसे सुनने के बाद एथन कहता है कि ये रूल किसने बनाया। सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कौन इंसान है जो इस तरह के पागलों वाले रूल्स बनाता है। सिस्टर बताती है कि तुम्हारी फैमिली में से कोई एक ऐसा है जो कि इन सब मामलों में और इन सब के बारे में उसे अच्छे से पता होगा, और वो सारी चीज़ों का फ़ायदा भी उठा रहा है और ये सब रूल्स वगैरह बना रहा है, जिससे आम इंसान को नुकसान तो हो ही रहा है, खास करके हम जैसे जो फैमिली मेम्बर है और कहीं पर गए हैं जिसे पता नहीं है कि तुम्हारी फैमिली और कहाँ पर है। जब ड्रैगन्स के साथ फाइट हो रही थी तब हमारे ग्रैंडपा और हमारे किंग मारे गए, और उनके मारे जाने के बाद यहाँ का जो किंग बना उन्होंने इन सब मामलों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को चेंज करके यहाँ पर गलत सारा रूल रेगुलेशन लगा दिया, और अगला होने वाला किंग को भी उन लोगों ने इस घर से निकाल दिया। यानी कि यहाँ पर एथन की बात हो रही थी। और इतना कम उम्र में तुम्हें इतना सारा धोखे मिले और इतना सारा फैमिली का प्रेशर हुआ, जिससे तुम्हारा दिमागी हालत और मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गया, जिससे तुम सदमे में आ गए। एथन कहता है कि मेरे पिछले जन्म में जो राजा था वो एक नंबर का बेवकूफ़ था, लेकिन इस जन्म में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ का राजा जो जेमूद है वो तो इससे भी ज़्यादा गए गुजरा है। क्या उसको पता नहीं कि यहाँ के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला और यहाँ की अथॉरिटी क्या करने वाली है? बस उसको हाउस के लिए पड़ी है, जो कि वो अपने खुद हिसाब से चला रहा है, और यहाँ के लोगों का क्या, यहाँ का आम जनता का क्या होगा? एथन पूछता है फिर यहाँ का जो कुलपति था वो उसका क्या हुआ?
सिस्टर कहती है कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि जब तुम 20 साल के हो जाओगे तब तुम्हें वहाँ का कुलपति बना दिया जाएगा। लेकिन पूछता है क्या ये कंफर्म है कि मैं ही कुलपति बनूंगा। ये सुनने के बाद सिस्टर कहती है कि उन लोगों ने डिसाइड तो किया है कि तुम्हें कुलपति बना दिया जाएगा, लेकिन तुम अभी बीमार पड़े थे और बहुत सालों से तुम अभी बेहोश और कोमा में पड़े थे, इसलिए किसी को पता नहीं था कि ओरिजिनल में क्या होगा। तुम्हें भी देखा जाएगा कि वो लोग तुम्हें कुलपति बनाते हैं या फिर वो लोग नाटक करेंगे। एथन कहता है कि मुझे तो लगता है कि अगर मैं कुलपति बन जाऊंगा तो उनको अपने सारे ऐसो आराम पर दिक्कत होने वाली है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे कुलपति बनाएंगे, क्योंकि उनका अलग प्लान होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर मैं वहाँ का कुलपति बन गया तो उनको पता है कि मैं उनके साथ क्या करने वाला हूँ, इसलिए वो डर के मारे मुझे कोई किसी न किसी प्लान से हटाने जरूर वाले हैं। एथन कहता है कि अगर मैं एक बार कुलपति बन गया तो फिर मैं एक एक को चुन चुन के बदला लूंगा। जिन लोगों ने मेरे फैमिली को और मेरी भाई बहनों के ऊपर हाथ उठाया था और उन लोगों ने इनको सड़क पर ला दिया, मैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। एथन के अंदर की आग बहुत जोरों से जल रही होती है। वो कह रहा होता है कि एक बार मैं 20 साल का हो जाऊं, फिर मैं देखता हूँ, एक को चुन चुन के मैं बदला लूंगा। 8 महीने बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे और मेरी भाई बहनों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करने का इनाम क्या होता है। एथन की सिस्टर रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में जी रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से केयर करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अच्छा डॉक्टर दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मैं अपनी सारी चीज़ें ऐसे मन से हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं अच्छे से टेक केयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाई। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये सब करने के लिए, और ना ही मेरे पास कुछ पैसे वगैरह थे। ये सुनने के बाद मन ही मन एथन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन नहीं कर पाई। 10 साल पहले जब मैं 9 साल का था, तब मैंने बहुत सारी मेहनत की अपनी फैमिली को अपने कंडीशन में और रूल रेगुलेशन में लाने के लिए, ताकि जब मैं एक ड्यूक बन सकूं या फिर ड्यूक फैमिली सबसे बड़ा सदस्य बन सकूं, तो मैं सारी चीज़ों को संभाल सकूं और यहाँ पर आइन और रूल रेगुलेशन में सारी चीज़ों का कंट्रोल ला सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन ऐसा सोचना मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्किल को मास्टर कर लिया। लेकिन जब मैं अपनी स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा मास्टर हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल के बाहर था। इस स्किल को मास्टर करने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत किया था और बहुत दम लगाया था, लेकिन एट लास्ट में उस पर हार गया था। मैं इस पावर का मास्टर हासिल जरूर कर दूंगा। इस स्किल को मैं सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, लेकिन एट लास्ट में नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और इसको मास्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसी टाइम मेरे जो सिबलिंग थे, यानी कि जो मेरे भाई बहन थे, वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हंसते थे और मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि मैं पावरफुल नहीं था और मैं सिर्फ एक चीज़ों के ऊपर मास्टर ही नहीं कर पाया और बाकी चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता था। उस टाइम उन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर दिया था और इन सब चीज़ों को मैं रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी बहन तब 10 साल की थी। एथन कहता है कि बहन, तुम रोना बंद करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने बहुत अच्छा कोशिश किया। जिस सुनने के बाद एथन की सिस्टर कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली को मेंटेन करने की, लेकिन मैं नाकाम रही। एथन कहता है कि नहीं, ये बस तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी भी गलती है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। यहाँ पर गलती मेरी भी थी। सिस्टर उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है कि एथन, अपना सर उठाओ। जब तक तुम हेल्दी हो और बिल्कुल सही सलामत हो, तब तक तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एथन एक प्यारा स्माइल देता है और कहता है कि थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना अच्छा खाना बना के लाई हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। सिस्टर खुश होते हुए कहती है कि मेरे लिए अच्छी बात है कि तुमने सारा खाना खत्म कर दिया, और मुझे क्या चाहिए। सिस्टर कहते हैं कि तुम्हें अभी नींद की जरूरत है, अभी तुम होश में आए हो और तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे, तो तुम आप आराम कर लो। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह मिलते हैं। आधी रात को एथन अपने बेड पर बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि सारी चीज़ें अजीब सा हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं फिर से इस वर्ल्ड में रिटर्न आ गया और फिर से मैं अपनी सिस्टर को देख पा रहा हूँ। लेकिन इस सदी का जो राजा है वो बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ के सारी चीज़ें अलग तरीके से उसके ऊपर एडवांटेज ले रहे हैं और अपने तरीके से यहाँ का राज्य चला रहे हैं, और यहाँ का आम जनता का कोई खोज खबर ही नहीं है, सॉरी अता पता नहीं है। इस फैमिली में एक ऐसा इंसान है जो कि सारी चीज़ों का एडवांटेज ले रहा है और खुद ऐश कर रहा है, लेकिन वो कौन है मुझे पता करना पड़ेगा। इस फैमिली में उस इंसान को मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, वरना वो एडवांटेज लेता रहेगा और सारे फैमिली मर जाएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सड़क पर आ गए हैं वैसे ही। ले वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे मरने के बाद मैं फिर से इसी जन्म में यहाँ पर क्यों आ गया हूँ।
और उसी प्लेस पर। लेकिन ये तो तय है, मुझे क्या करना पड़ेगा ये मुझे अच्छे से मालूम हो गया है। लेकिन सबसे पहले मेरा काम है, मुझे अपना स्ट्रेंथ को मास्टर करना पड़ेगा। पिछले 9 साल में कोमा में था, लेकिन अब मुझे अपने पावर को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास बस 8 महीने और इस 8 महीने में मुझे अपने पावर को थोड़ा सा और भी ज़्यादा पावरफुल करना पड़ेगा, ताकि मैं मेरी ड्यूक फैमिली से बदला ले सकूं, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को और मेरे फैमिली मेम्बर को चोट पहुंचाया है, और उनके लिए मैं तो उनसे बदला ज़रूर लूँगा। मुझे पहले अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा। साले कमीने, कुछ दिन और रुक जा, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक एक को सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर उसके लिए खाना बना के लेके जाती है और कहती है कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे जल्दी से एथन को उठाना पड़ेगा। तभी वो जाकर देखती है कि सामने कोई खड़ा था। उन लोगों को देख के एथन की सिस्टर का चेहरे का रंग उड़ जाता है। सिस्टर उसके पास जाती है और कहती है कि ग्रैंड चैम वाली। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि यस माय लेडी, आप कुछ बोल रही थी। जिसे वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपको बोलने के लिए, आपको ये घर खाली कर देना चाहिए, क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर पाए हो कि आपको यहाँ पर क्यों रहना चाहिए, और आपका एक काम है, इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ। जिसे सिस्टर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करो। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, तुम यहाँ पर नाटक करिए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो बंदा कहता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम भीख मांगो या फिर कुछ भी करो, क्योंकि मैं बारन कैरगो की फैमिली से हूँ, ना कि ड्यूक फैमिली से हूँ। और तुमको क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बोलूँगा कि हाँ तुम यहाँ पर रहो? जो तुम्हारी मासूम शक्ल देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे घर खाली करने के लिए, जल्दी जल्दी यहाँ पर खाली कर दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कोई रहम नहीं खानी तुम लोगों के ऊपर, समझी? मुझे तुम लोगों की इस हालत में देख के बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तो मुझे माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए। तुम लोगों को दुख में देखना ये मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। जिसे सुनने के बाद सिस्टर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि इन लोगों से मुंह ही नहीं लगना मुझे। फिर वो एथन के कमरे में जाते हो, दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं कि एथन क्या तुम जग गए हो? उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर एथन को लेकर नीचे आती है। एथन उन लोगों को देखता है और कुछ नोटिस करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं जहाँ पर एथन और सिस्टर खाना खा रहे होते हैं। एथन सिस्टर से पूछता है कि सिस्टर तुमने बोला था कि हमारे पास कोई भी सर्वेंट नहीं है। सिस्टर कहते हैं कि हाँ हमारे पास कोई सर्वेंट नहीं है। सिस्टर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, लेकिन वो लोग यहाँ पर आए थे किसी और फैमिली को इस घर को देने के लिए, और ये लोग यहाँ पर यहीं पर रहते हैं और सारा दिन यहीं पर अड्डे मारते और बातचीत करते हैं। जिसे सुनने के बाद एथन कहता है क्या क्या बात कर रही हो? वो लोग यहाँ पर तुम्हारे हेल्प करने नहीं, बल्कि वो लोग यहाँ पर आते हैं और बातें शातें करते हैं, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि तुम एक घर में अकेली लड़की हो और आके वो लोग 4-5 लोग एक साथ बातें करें और यहाँ पर रह रहे हैं, और रह रहे तुम्हें ताना भी मारते हैं। फिर तुम इनको क्यों नहीं बोलती कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ? सिस्टर कहते हैं कि मैंने उनको भगाने की कोशिश किया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते। मैंने और लोगों को भी, आसपास के लोगों को बोला था कि उन लोगों को हटाने की कोशिश करें, लेकिन मेरी बात नहीं बनी और वो लोग यहाँ से नहीं जाते, ऊपर से मुझे 2-4 और सुना देते हैं। एथन गुस्सा हो जाता है और टेबल पर जोरदार मारते हुए कहता है कि तुम पहले खा क्यों नहीं रही हो? जिसे देखने के बाद सिस्टर कहती है कि एथन तुम्हें क्या हो गया अचानक से? जिसके बाद एथन हंसते हुए कहता है अरे ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम फटाफट इसको खाओ, मैं जाता हूँ उस बुली के पास, वो जो बुली है उनके पास मैं कुछ बातें बोल के आता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आके खाना खाऊंगा। फिर नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है कालीसन घर को, जहाँ पर हम उस बुली को दिखाया जाता है जो सिस्टर को तंग कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वो अजीब सा बिहेव कर रही थी आज, वो आज मुझसे कुछ फेवर मांग रही थी, लेकिन ये वो कभी नहीं करती, क्या चाहिए उसको? बात पूरी हो सके उससे पहले वो आर्चड्यूक जो था वो जग गया। आज तो मुझे मजा ही आ गया, कल जाकर मैं फिर से उससे बात करूंगा और उससे अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। ये तो मैं रोज कर सकता हूँ, मुझे पता है, इससे मुझे बहुत मजा आता है और एक दिन मैं उसके साथ वो सब भी करूँगा। ये तो अच्छा जॉब है, ये बहुत मज़ेदार है। सबको पता है कि वो हाउस किस लिए है, वहाँ पर लोग क्या करने के लिए जाते हैं, और ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार की है, क्योंकि मैं वहाँ पर रोज़ जा पाता हूँ और एक ना एक दिन ऐसा सब कुछ होगा। वो हंटिंग केबिन की एक अनोखा सा घर है, लेकिन मुझे वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहाँ पर रहती है और मुझे उसको बुली करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उसकी फैमिली अभी सड़क पर आ चुकी है और मैं जैसा चाहूँ उसको यूज़ कर सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। किसी माई का लाल में दम नहीं है ऐसा कि मुझे रोक के दिखाए, और वो जो 10 साल से कोमा में पड़ा है वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए। मेरा काम है उस घर में जाना और उसको बुली करना और दिन भर उसको कुछ ना कुछ ताने देते रहना
कितना अच्छा जॉब है, इससे अच्छा तो कोई जॉब हो ही नहीं सकता। इतना प्यारा जॉब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके साथ मज़े के साथ साथ एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी है, जिससे मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता हूँ। और वो जो आर्च ड्यूक है वो 10 साल से कोमा में है और उसको जगने के बाद भी उसको कुछ पता नहीं चलने वाला और ना ही वो कुछ कर सकता है। मुझे पता चला है कि वो ड्यूक का बच्चा अभी होश में आया है, लेकिन उसको बाद भी उसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 10 साल से कोमा में रहने के बाद उसकी शरीर की जो ताकत थी वो खत्म हो चुकी होगी। और उसके बाद मेरे तो मजे ही मजे है, क्योंकि मैं फिर से जाऊँगा और बुली करूँगा और उनको रहने का काबिल नहीं चुनूँगा। उसको ख़त्म करने में और उनको परेशान करने में जो मज़ा और जो सुकून है वो कोई भी किसी भी काम में नहीं है। मुझे अच्छा लगता है उनको दुख में देखना। उसके बाद वो एक सर्वेंट से कहता है कि मेरे लिए एक पेपर और शाही रेडी करो। सर्वेंट कहता है कि जी ग्रैंड चैम्बलिन, मैं जल्दी लेके आती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं पीछे से उसको कोई आवाज़ लगाता है ग्रैंड चैम्बलिन को। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके गालों पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिसे वो एक ही पंच में जाकर सीधा दीवार के साथ चिपक जाता है। हम देखते हैं कि एथन होता है और उसको एक मुक्का जोरदार पड़ने के बाद उसके दांत टूट जाते हैं और अपना जबड़ा संभालते हुए कहता है कि तुम एक नंबर के कमीना इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझ पर हाथ उठाने की। जिसके बाद एथन उसके पास बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा जोर से कांपने लगता है। एथन को देखकर वो जोर से चिल्ला कर उठता है, कहता है कि आर्च ड्यूक तुम यहाँ पर कैसे। इसके बाद एथन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जिसे देखने के बाद चैम्बलिन कहता है कि मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। इसके बाद एथन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। उसे देखने के बाद ग्रैमलिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और एथन उसको कॉलर से उठा लेता है। इसके बाद वो रोते हुए कहता है कि देखो तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक ड्यूक हो और मैं भी एक बड़े खानदान का हूँ, तो हमारे बीच बराबरी होना चाहिए और तुम इसे मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरी हैसियत तुमसे अभी फिलहाल बड़ी है। एथन कहता है कि भूलो मत, अभी भी मैं आर्च ड्यूक हूँ। इसकी आंखें देखने के बाद ग्रैमलिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि इसकी आंखें इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों दिख रही है, और वो रोते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक ड्यूक हो और ड्यूक ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करता। उसके बाद वो कहता है कि मैं अभी भी बोरन कार्गोस फैमिली का एक सदस्य हूँ और मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं तुमसे ओहदे में बड़ा हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बोरन फैमिली का नाम सुन के एथन हंसने लगता है। इसके बाद एथन उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद एथन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े होंगे, तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटा सा बोरन फैमिली में पैदा होने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो और तुम्हें ये सब प्रोटेक्ट कर लेंगे, और तुमने ड्यूक फैमिली को हल्के में लिया, जो चाहे तुम उनके साथ कर सकते हो, उनके फैमिली के साथ, उनके सारे फैमिली मेम्बर के साथ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हारे सपने कुछ बड़े हो गए थे। जिसे देखने के बाद वहाँ के जो सर्वेंट होते हैं, वहाँ के सारे सर्वेंट ये देख कर ही बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं और डर के मारे, और कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चैम्बलिन का मुंह सूज चुका होता है। वो कह रहा होता है कि आर्च ड्यूक आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। एथन कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। चैम्बलिन रोते हुए कहता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं। एथन बताता है कि इसलिए क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया और तुमने उसको बहुत ज़्यादा बुली किया। इसके बाद एथन उसको बहुत जोर जोर से मारने लगता है, जिसे देखने के बाद सर्वेंट जो होती है वहाँ से भागने लगती है और कहती है कि यहाँ से चलो और ग्रैंड ड्यूसी के लिए हम लोग एक मदद मांग के लेके आते हैं। जिसके बाद एथन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर कोई यहाँ से हिला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद एथन उसको मार मार कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देता है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि ये मेरी बात सुनो। जो डरते हुए कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मेरी आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। एथन कहता है कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जिसके बाद ग्रामीण एथन को देखते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसको सर के बल झुकते हुए माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आर्चिन ड्यूक आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, मैं इससे अच्छा करूँगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। फिर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आर्चिन ड्यूक बहुत ज़्यादा क्रेजी है, वो पागल है, वो बिल्कुल पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद एथन वहाँ से चला जाता है उसको वार्निंग देकर। ग्रैमलिन उसको उठ के जाते हुए देखते हुए कहता है कि ये इतना ज़्यादा पागल कैसे हो गया, ये एक नंबर का पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बात है, 10 साल के बाद इसके बॉडी में पावर नहीं होनी चाहिए थी, और इसकी आंखें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों से ही मुझे मार डालेगा। इसके बॉडी में इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गया, इसका सिल्की बॉडी इतना ज़्यादा पावरफुल अचानक से कैसे बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी ये हो चुकी है कि मुझे बोरन कार्गस फैमिली को ये बात पहले बताना पड़ेगा, फिर मैं इस बास्टर्ड को देखता हूँ कि ये बच कैसे पाता है उनसे।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एथन की ओर, जहाँ पर वो अपने बॉडी को देखते हुए कहता है कि मेरी बॉडी अब बहुत ज़्यादा वीक बन चुकी है, मुझे इसको पावरफुल बनाने के लिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेरा फिजिकल पावर भी बहुत कम हो चुका है, इसके ऊपर मुझे अब जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा ताकि मैं उन दूसरों का सबक सिखा सकूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो कोगी नाम के किसी बंदे को बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम एक नंबर के हरामी इंसान, तुमने मेरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है, लेकिन अब इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। घर के महान लोग हैं, तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि महान कौन होता है। एक एक का गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगा। मैंने बहुत मजे कर लिए, बहुत राज के पैसे उड़ा लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली ड्यूकडम कौन है और उसका मालिक कौन है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी का कितना ज़्यादा पावर है और मैं कितना ज़्यादा पावर और ज़्यादा गेन कर सकता हूँ। उसके बाद एथन कल्टीवेशन पर बैठ जाता है और अपने पावर को देखने की कोशिश करता है कि मेरी बॉडी में कितने पावर है और मैं किस तरह से उस पावर को यूज़ कर सकता हूँ। वो कहता है कि मेरी ऑरा को मैं देख सकता हूँ, उसे अभी बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं देख सकता हूँ कि मेरे आर्म्स और मेरे हाथों में पावर का थोड़ा सा कमी है, उसमें थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरे चेस्ट में और मेरी जो हाथ है उनके ऊपर थोड़ा सा अलग तरीके से एक काम का चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर ऑरा मेरा दूसरे तरीके से काम करता है। मुझे इसको कल्टीवेशन मास्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा ऑरा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है और मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, फिलहाल ना के बराबर। मैं एक एवरेज नाइट की तरह मरना नहीं चाहता, जिसके बाद उसके पास पावर होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता अपने फैमिली के लिए, ना ही उसके लिए। मैं कल्टीवेशन करूँगा और अपने पावर को और ज़्यादा गहरा करूँगा, लेकिन बस अपने पावर को ये पावरफुल बनाने से काम नहीं चलेगा। मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कि मुझे सबसे अलग बनाती है और मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि मैं ड्रैगन के साथ साथ इस फैमिली को भी ख़त्म कर सकूँ, जिसने हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। इन लोगों को अच्छा एक सबक सिखाना है मुझे। लेकिन अभी इस बॉडी में ज़्यादा पावर नहीं है, ये पिछले 10 साल से इनएक्टिव थी। अभी इसको एक्टिव करने के लिए मुझे बहुत सारा मेडिटेशन, कल्टीवेशन और बहुत ज़्यादा योगासन करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे इस बॉडी का फुल पावर मिलेगा। और इसको करने के लिए मुझे अभी से इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा। चलो इसको सही करते हैं एक बाई एक करके। पहले मुझे अपने पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा और मुझे शक्तियाँ को हासिल करना पड़ेगा जो कि मेरे पिछले पास्ट लाइफ में थे। मुझे अपने हाथों में मैजिकल पावर दिख रहा है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर मैं उन सबको दिखाता हूँ कि उन लोगों ने किसके साथ पंगा लिया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पर ख़त्म होता है।